हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उनका विस्तार अर्थात जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो राजा लोग थे उनके द्वारा इसकी स्थापना कैसे की गई और उसका विस्तार कैसे हुआ। आज मैं पूरे चैप्टर में इसी के बारे में बताने जा रही हूँ और जो इसके शासक हैं उनके बारे में बताऊँगी कि उन्होंने कहाँ पर कैसे युद्ध किया, किस सन में किया। ये वीडियो उन सभी यूपीएससी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ तक कि सेमेस्टर एग्ज़ाम आर ओ सबके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। सन 1200 से लेकर के 1226 के दौरान उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर शासन करने वाले शासकों सुल्तान तथा उनके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा गया। और ये जो शासक थे वो तुर्क और अफ़गान के लोग थे। उन्होंने उत्तर भारत पर शासन कर रहे राजपूतों को हराकर अपनी सत्ता की स्थापना की। आक्रमणकारी तुर्क मोहम्मद गौरी ने प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान को सत्ता से अलग कर दिल्ली में अपना राज स्थापित किया। जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने मोहम्मद गौरी का जो था पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि हुआ था 1191 में, और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। 1191 में जो युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीत गए थे और उसमें मोहम्मद गौरी जो थे वो हार गए थे। बट जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी जो कि 1192 में हुआ था उसमें उनकी जीत हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान वहाँ पे हार गए थे। इन सुल्तानों ने यहाँ 1200 से लेकर के 1526 तक लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को सन 1526 में मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर ने पराजित कर भारत में मुग़ल वंश की नींव डाली थी। आगे आपको बताते हैं कि इन 300 वर्षों की कालावधि में 5 विभिन्न वंशों ने दिल्ली सल्तनत शासन किया, जो कि कुछ इस प्रकार है। इन सभी वंशों का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे अधिक तुगलक वंश ने शासन किया और खिलजी ने सबसे कम शासन किया। इसमें है गुलाम वंश के नाम से मशहूर, जिसमें आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना, बलबन, ये सभी आते हैं। इनका शासनकाल है 1226 से लेकर के 1290 तक। खिलजी वंश का जो शासनकाल है 1290 से लेकर के 1320। और तुगलक वंश का शासनकाल है 1320 से लेकर के 1412 तक। सैयद वंश का जो शासनकाल है वो है 1412 से लेकर के 1451 तक। तथा लोदी वंश जो कि इन सभी वंशों में सबसे अंतिम वंश कहलाता है। सल्तनत काल में सबसे अंतिम वंश है वो लोदी वंश है। इसके आखिरी जो शासक थे वो इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी के 1526 ईस्वी में बाबर के साथ लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो वहाँ से दूसरे राज्य की स्थापना हुई और दूसरे वंश का उदय हुआ था वहाँ से। इसमें लोदी वंश जो चला है 1452 से लेकर के 1526 तक। मोहम्मद गौरी का गुलाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला हुआ था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप संगठित न रख सका। इनसे भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कालखंडों में महिलाओं ने भी सत्ता को संभाला। रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी। यह गुलाम वंश की थी। वह इल्तुतमिश 1210 से 1236 की बेटी थी। मतलब कि ये तथ्य है कि जो रज़िया सुल्ताना थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश का जो शासनकाल था इस इल्तुतमिश का वो 1210 से लेकर के 1236 तक था। उनकी बेटी जो थी उनका शासनकाल था 1236 से लेकर के 1240 तक उन्होंने शासनकाल किया। उन्होंने राजसत्ता को संभाला इतने टाइम तक। इसी ने कुतुब मीनार को पूरा बनवाया था, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। 1199 से लेकर के 1220 के दौरान हुआ था।
जो इल्तुतमिश है उन्होंने ही कुतुब मीनार को पूरा बनवाया था, मतलब उसको पूरा किया था। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत के उत्तर पश्चिमी भारत पर अरबों ने आक्रमण किया। सन 712 में भारत पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने किया। भारत में हुए आक्रमण का उद्देश्य अरब राज्य का स्थापना किया था। मतलब ये है कि भारत में जो सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था वो 1215 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व जो किए थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम। नोट जो महत्वपूर्ण है, भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था और इसने बाद 712 ईस्वी में सिंध प्रांतों को जीत लिया था। सिंध समुद्र पर राज्य कर रहे तथा रावण में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा दाहिर पर आक्रमण कर उसे परास्त किया गया। उसने पंजाब के निचले हिस्से तक सिंध के महत्वपूर्ण भागों को जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम का शासनकाल केवल 2 वर्षों तक ही चला। उसके बाद महमूद गजनवी एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने सन 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी के दौरान, मतलब 1026 ईस्वी के दौरान भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी सबुक्तगीन का पुत्र था। यह गजनी वंश का संस्थापक तथा तुर्की गुलाम सेनापति था। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण जो युद्ध किया था 1001 ईस्वी में हिंदुशोई शासक जयपाल के विरुद्ध लड़ा था। 1004 से 1006 के दौरान गजनी ने सुल्तान के शासकों पर हमला किया तथा जल्द ही पंजाब की गजनी के अधीन हो गया। 1014 से लेकर 1019 के मध्य गजनी ने नमरकोट, थानेश्वर, मथुरा तथा कन्नौज के मंदिरों को लूटकर अपने खजाने को और समृद्ध बनाया। सन 1008 में नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया गया। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। यह जो था नगरकोट पर आक्रमण कर रहे, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। बट उन्होंने 1025 ईस्वी में सौराष्ट्र के जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये सबसे महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की थी। इसमें उन्होंने बहुत सारे खजाने प्राप्त की थी। ये मतलब जो था कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था जो कि सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। कब किया गया था? 1025 ईस्वी में। भारत पे किए गए आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया की राजनीतिक शक्ति पर अपना महत्व स्थापित करना, ये महत्वपूर्ण है। भारत पर किए गए हमले केवल भारत की दौलत को हथियाने के लिए किए गए थे। इसने अथवा महमूद गजनवी ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस समय के दुर्बल रक्षा नीति ने भारत पर आक्रमण के रास्ते खोल दिए थे। मोहम्मद गौरी अथवा शहाबुद्दीन मोहम्मद। जो मोहम्मद गौरी थे, इनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद। इन्होंने 1173 में यह गजनी की गद्दी पर बैठा। कार्यकाल 1173 से लेकर के 1206 ईस्वी तक था। यह गजनी का शासक था। यह ख्वारिज़्म साम्राज्य की बढ़ती शक्ति का सामना करने में असमर्थ था, अतः इसने यह कि उसने मध्य एशिया से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए इसने मोहम्मद गौरी को अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत की ओर मुड़ा। यह भारत में लूटपाट करने के स्थान पर अस्थायी शासन की स्थापना के पक्ष में न था। इसके अभियान सुनियोजित थे। इसने हराकर जीते हुए स्थान पर एक सेनापति नियुक्त किया। इसके आक्रमणों के परिणामस्वरूप विंध्याचल पर्वत के उत्तर में एक अस्थायी तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासक स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। जो मोहम्मद बिन गौरी था, ये मोहम्मद गौरी था, उसको यहाँ पे अस्थायी रूप से शासन का किया था। पंजाब तथा सिंध के विजय। मोहम्मद गौरी द्वारा जो पंजाब और सिंध में विजय किए गए थे उसमें से महत्वपूर्ण विजय था जो कि 1175 में लड़ा गया था। इसी अभियान के तहत उसने
भाटी राजपूतों के कच्छ को जीता। सन 1178 में उसने पुनः गुजरात पर विजय हासिल करने का प्रयास से आक्रमण किया, परंतु गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमद्वितीय उसे अलिहिलवाड़ा के युद्ध में पराजित कर दिया। इसने गजनवी शासकों के खिलाफ पंजाब से अभियान चलाया, सियालकोट तथा देवोल किला को कब्जा किया। इसने 1190 तक सुल्तान सिंध पंजाब को अपने अधीन करने के प्रयास मोहम्मद गौरी ने गंगा के दोआब में प्रवेश के लिए रास्ता साफ कर दिया। ये आप देख सकते हैं, इसमें गौरी राजवंश का विस्तार कहाँ तक हुआ था। पूरा उत्तर भारत में चालुक्य सोलंकी मतलब ये नीचे है पूरा। तराइन का युद्ध ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। इसको सभी लोग रट लीजिएगा क्योंकि ये हर परीक्षा में जितने भी एग्जाम है सब में पूछे जाते हैं। बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन के मैदान पर हुए प्रथम युद्ध में गौरी की सेना पराजित हुई, जो पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के मध्य हुआ था। इसमें गौरी बुरी तरह पराजित हुआ, परंतु पृथ्वीराज चौहान बठिंडा को जीतकर इसकी मोरेबंदी नहीं की अथवा प्रयास नहीं किया। इसने गौरी को भारत पर दोबारा आक्रमण के लिए अपने शक्ति संगठित करने का एक और मौका दे दिया था। द्वितीय युद्ध 1192 में। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। यह युद्ध फिर से तुर्की तथा राजपूत सेनाओं के बीच गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान तराइन वर्तमान हरियाणा के मैदान तक आरंभ हुआ। इसमें तुर्की की सेना एक सुनियोजित सेना तथा कुशल अश्वरोही घोड़े का प्रयास किया। इसमें गौरी विजय हुआ तथा इसने हांसी, सतसुती तथा सामाना पर कब्जा किया। इसके बाद यह दिल्ली और अजमेर की ओर आगे बढ़ा। तराइन युद्ध के पश्चात इसके पश्चात मोहम्मद गौरी अपने विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की सत्ता सौंप दी तथा गजनी वापस लौट गया। 1194 में